नमस्कार साथियों। देखिए, जिन भी अभ्यर्थियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा आपका संस्कृत शिक्षा विभाग जिन्हीं को आवंटित हुआ है, उनके लिए भी अब काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। आप यहां पर देख पाएंगे, चतुर्थ श्रेणी संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में मुख्य सूची में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति से पहले मूल प्रमाण पत्र और अंक तालिका से मिलान करने की पुष्टि करने के संबंध में। अच्छा, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में तो अभी तक यही नहीं चल रहा है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो हमारा हो गया, तब फिर से हमसे ये क्यों एफिडेविट बनवाए जा रहे हैं, क्यों हमारा डॉक्यूमेंट्स ये दस्तावेज सत्यापन है ये पुनः किया जा रहा है। तो देखो, मैं आपको बताऊं, भविष्य में चलकर अगर कभी भी इस भर्ती परीक्षा में धांधली के वगैरह कोई आरोप लगता है, एसओजी जांच करती है, तो सरकार सीधा सवाल किससे पूछेगी, कौन से विभाग में नौकरी कर रहा है ना। तो फलाने विभाग में, चाहे वो संस्कृत शिक्षा विभाग हो, चाहे आपका सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हो, चाहे आपका शिक्षा विभाग हो, जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है कि आपने उस फलाने अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट्स चेक क्यों नहीं किए। अगर किसी भी अभ्यर्थी के फर्जी डॉक्यूमेंट्स निकल आते हैं तो विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर एक अभ्यर्थी को नियुक्ति देने से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करे। फिर काफी अभ्यर्थियों का सवाल ये आता है कि सर, जब इन्हीं को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना था तो फिर बीकानेर शिक्षा निदेशालय हमारा मंडल वाइज है, 9 मंडलों पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्यों किया। तो वो किया था आपका कर्मचारी चयन बोर्ड ने। देखो, भर्ती एजेंसी करवाने वाली कौन सी है, कर्मचारी चयन बोर्ड। कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया कि आप ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने का कार्य करो। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्जाम करवाई थी, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने का दायित्व उसका था। अब विभाग आपको ज्वाइनिंग दे रहा है, इसलिए विभाग अपने स्तर के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो और जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनको अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाने में दिक्कत क्या है। हाँ, इतना है कि आपको जैसे 200-400 रुपये आपको एफिडेविट बनवाने के जरूर लग जाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप नौकरी लग रहे हैं तो इतना तो आपको वहन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा एक एक फोटोकॉपी, यहाँ पर देखिए, मूल दस्तावेज एवं उनकी एक एक स्व प्रमाणित 6 प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लानी है। यानी सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक एक फोटोकॉपी आपको अनिवार्य रूप से यहाँ पर लेकर आनी है। कहाँ पर लेकर आनी है, यहाँ पर महाराज सभागार, राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, गांधीनगर, जयपुर, 30-20-15 यहाँ पर आपको उपस्थित होना है। ठीक है, कब उपस्थित होना है ये मैं आपको बताऊंगा। ये जो चेकलिस्ट है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अपन बात करेंगे, और ये आपका दस्तावेज कार्यक्रम है। यहाँ पर देखिए आप, ये आपकी चेकलिस्ट है, संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है। ये लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा, उसी में से मैंने ये आपका स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पर दस्तावेजों का ब्यौरा दे रखा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सब आपको लेकर जानी है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारे वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय चेक करवाए थे, वही है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पर देखो, 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का तो एक यही सवाल रहता है कि सर, ये प्रमाण पत्र कौन सा आ गया है ना। तो देखो, आपके 2003-4 से लेकर के 2010-11 के बीच में वो एक समय ऐसा था जहां पर आपकी 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का प्रमाण पत्र अलग अलग आता था, है ना। उसके बाद में और उससे पहले आपका 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट संयुक्त आते हैं, और वर्तमान में जो भी बच्चा 10th पास आउट करता है तो उसकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र साथ में आते हैं। इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थियों का तो एक ये कमेंट रहता है कि सर, प्रमाण पत्र कौन सा है 10वीं का। तो अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, तब प्रमाण पत्र अलग से नहीं है ना, मार्कशीट के साथ में ही आपका प्रमाण पत्र है। लेकिन जिनका अलग है उनको अलग लेकर जाना है। इसके अलावा 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का प्रमाण पत्र, तो ये भी वही बात है ना। आजकल 12वीं की मार्कशीट के साथ में 12वीं का प्रमाण पत्र आने लग गया है। तो ये आपका 10वीं का हो गया और ये आपका 12वीं का हो गया। फिर स्नातक की अंक तालिका और स्नातक की डिग्री, ये आपके पास में होनी चाहिए। अच्छा, इनमें भी ये है कि जैसे जिस बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय केवल 10वीं और 12वीं की डिटेल ही दी है, तो यहाँ पर वो 10वीं और 12वीं का ही डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाएगा तो उसका काम चल जाएगा। अगर स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय उसने स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर दे दी डिटेल, तब आपको स्नातक और स्नातकोत्तर की अंक तालिका है वो भी लेकर जानी पड़ेगी। लेकिन जिन्होंने स्टार्टिंग से ही 10वीं या 10वीं 12वीं की डिटेल दी है, तो उनका 10वीं 12वीं का वो लेकर चले जाएंगे तो उनका काम चल जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये सवाल आता है कि सर, आरकेसीएल उस समय नहीं लगाया था लेकिन अब लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। अन्य कोई शैक्षणिक या शैक्षणिक दस्तावेज अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। स्नातकोत्तर की डिग्री भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका पुराना है, 10 साल पुराना है, तो भी चल जाएगा, बशर्ते वो आपका डिजिटल बना हुआ होना चाहिए। राजस्थान सरकार के द्वारा जो ई-मित्र से बनाया जाता है वो होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र का विशेष तौर से ख्याल रखना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय आपने जो वैलिड था वो आपका चल जाएगा, लेकिन उस समय अगर आपने इसके संबंध में कोई एफिडेविट लगाया था तो वो एफिडेविट आपको फिर से लगाना है। ठीक है, अब उसकी फोटोकॉपी नहीं चलेगी, एफिडेविट दोबारा बनवाना पड़ेगा, चाहे भले आपके वो नाम में करेक्शन का हो सकता है या समय तिथि को लेकर हो सकता है। आर्थिक ईडब्ल्यूएस से संबंधित जो भी कैंडिडेट है, इकोनॉमिक वीकर है, उनको उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। मेरिट सर्टिफिकेट, अगर किसी की शादी बाद में हो चुकी है तो उसको मेरिट सर्टिफिकेट साथ में एफिडेविट देना है, और अगर पहले हुई है तो आपको मेरिट सर्टिफिकेट देना ही है। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की आपको प्रमाणित पड़ती है वो यहाँ पर लेकर जाना है, और तलाकशुदा होने पर न्यायालय का जो डिग्री है वो भी आपको लेकर जानी पड़ेगी। इसके अलावा विशेष योग्यता स्थिति में, जैसे अगर कोई दिव्यांगजन है
तो 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना पड़ेगा। और हाँ, एक ये भी है कि नियुक्ति में जो दिव्यांगजन है, कुछ विशेष कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है, उनकी नियुक्ति थोड़े समय के लिए होल्ड की जाएगी, उसके बाद में दी जाएगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट का लगातार ये मैसेज आ रहा है कि दिव्यांगजन वालों के साथ में ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो देखो, आपके डॉक्यूमेंट, फिर वही बात, कर्मचारी चयन बोर्ड ने जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया था उस समय भी आपको दोबारा रीमेडिकल के लिए बुलाया गया था, है ना। फिर वो मोदी जी आ गए, रोजगार मेले की वजह से अस्त व्यस्त हो गया काम, है ना, लेकिन फिर भी मेडिकल तो आपका हुआ ही था, कहने का मतलब सीधा सा है। तो आपका जो दिव्यांगजन वाला सर्टिफिकेट है वो विभाग भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करवाएगा, इसलिए आपकी नियुक्ति में हो सकता है कि 15-20 दिन का समय एक्स्ट्रा लगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही अन्य कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर आएगा कल 31 जुलाई को, तो आपका अगर नहीं आए तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपका नियुक्ति पत्र है वो थोड़े दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए रुककर उसके बाद में जारी हो सकता है। तो कोई भी सूचना आएगी तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसलिए इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। और जो भी आपकी विधवा है, तलाकशुदा है, ठीक है, उनको जो आपका विशेष उनका प्रमाण पत्र होता है वो आपको लेकर जाना ही है। भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए पेंशन डायरी, जो पीपीओ डायरी होती है, वो आपको लेकर जानी है। और अंतिम संस्थान के द्वारा जो जारी चरित्र प्रमाण पत्र है, अंतिम संस्थान के द्वारा आपने जो रेगुलर स्टडी जहां पर की है उसका प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। और 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर लेकर जाने हैं। इसमें शायद मेंशन नहीं किया है लेकिन आपको वो लेकर जाने हैं, ठीक है। 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जारी जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो भी लेकर जाने हैं। और पते का प्रमाण पत्र, जैसे आपका आधार कार्ड है, वाहन लाइसेंस है, राशन कार्ड है, ये आपको लेकर जाना है। तो आधार कार्ड आप लेकर चले जाना, इसकी फोटो को भी लेकर चले जाना। और अन्य कोई भी दस्तावेज आपका हो सकता है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन वाले हैं उनके लिए स्पोर्ट्स पर्सन का जो सर्टिफिकेट है वो हो सकता है। कहने का मतलब सीधा सा है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर जाने हैं। और बिल्कुल बेसिक आपकी जांच होगी, ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा आपको लोड देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ये आपकी पूरी लिस्ट है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में चयनित के लिए। टोटल यहाँ पर देखिए 1 नंबर से यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, आपकी रैंक है, आपके रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, पिताजी का नाम, आपकी कैटेगरी। और देखिए 4 अगस्त से आपके डॉक्यूमेंट्स, ये काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा। सुबह 10 बजे से शुरू है ना, 4 तारीख से शुरू है और आपका 7 अगस्त तक चलने वाला है। तो 4 तारीख से लेकर 7 अगस्त तक चलने वाला है। टोटल 421 कैंडिडेट हैं, उनकी ये कंप्लीट लिस्ट है। अच्छा, लिस्ट मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ, ये आपकी लिस्ट है, ठीक है, कंप्लीट लिस्ट है। ये हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी थी। तो इसमें आप अपना नाम, अपना रोल नंबर, कैटेगरी वगैरह सारा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जिनको भी संस्कृत शिक्षा विभाग आवंटित हुआ है तो उनको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो इस प्रकार से तैयार करवाना है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जो भी आपके भाई बंधु हैं जिनको ये संस्कृत शिक्षा विभाग आवंटित हुआ है तो उनकी जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो 4 तारीख से है। तो ये सही है, 4 तारीख है तो आपको 4 दिन का समय पड़ा है, तो आप आराम से जो अपना डॉक्यूमेंट्स है वो बनवा सकते हैं, ठीक है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, एक ये है कि इस चेकलिस्ट के अंतर्गत वो जो शपथ पत्र वगैरह है ना, उसके बारे में नहीं लिखा गया है, तो वो आपको नहीं बनवा के लेकर जाना है। अगर वो नहीं लेकर जाएंगे तो चल जाएगा। वो जो शपथ पत्र है वो ज्वाइनिंग के समय आपको जो कार्यालय आपको ऑफिस आवंटित हुआ है उसमें आपको ये जमा करवाना है। तो अगर वो शपथ पत्र आप नहीं बनवाएंगे फिलहाल के लिए तो भी चल जाएगा। चेकलिस्ट में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। तो इसमें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे ख्याल से जो आपके पास में नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई आपके मन में सुझाव है, सवाल है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।